आप देख रहे हैं गुमनाम है कोई भाग 14। कालखोर के मंदिर जाने के बाद तीनों रानियों को प्रताप सिंह को बचाने का रास्ता तो मिल गया था, लेकिन वह आसान नहीं था। अंदर आते ही तीनों ने प्रताप सिंह के चेहरे की तरफ देखा। वो पहले से और कमजोर लग रहे थे। उनके पास एक बर्तन में बहुत सारी कपास रखी हुई थी जो खून से भीगी हुई थी। ये इस बात का संकेत था कि इतनी ही देर में थोड़ा थोड़ा करके उनके शरीर का ज्यादातर रक्त बाहर आ चुका था। आप चिंता मत कीजिए स्वामी, हम आपकी जान नहीं जाने देंगे। हमने इसका रास्ता निकाल लिया है। बस आप अपने अंदर की इच्छा शक्ति को जीवित रखिएगा ताकि हमें थोड़ा समय और मिल सके। प्रताप सिंह को सुभद्रा की बात समझ नहीं आई। उन्होंने सवालिया नजरों से उन दोनों की तरफ से देखा और फिर बिल्कुल हल्की आवाज में कहा, आप क्या करने वाली हैं? हम आपसे झूठ नहीं बोलेंगे स्वामी। जानते हैं हमने गलत रास्ता अपनाया है, पर आपकी जान बचाने के लिए हम हर सही गलत रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। हम अभी अभी कालखोर के मंदिर से आ रहे हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है वो उनके श्राप की वजह से हो रहा है। हमने उनके श्राप को काटने का रास्ता निकाल लिया है। बस एक दिन की बात है, फिर आप बिल्कुल पहले की तरह स्वस्थ हो जाएंगे। सुनैना ने संक्षेप में उन्हें सब कुछ बताया। प्रताप सिंह पहले से वहाँ हो रही काली साधना और उस मंदिर के खिलाफ थे। जब उन्होंने उन तीनों के वहाँ जाने की बात सुनी तो उनके चेहरे पर गुस्से के भाव थे। बिना तो हमारा जीवन ऐसे ही मृत्यु समान होगा। हमें ऐसा जीवन नहीं चाहिए। नहीं, बोलते हुए प्रताप सिंह फिर विलाप करने लगे। शांत हो जाइए स्वामी। आपको किसने कहा कि आपको अपना जीवन हम तीनों के बिना बिताना पड़ेगा? हम अच्छे से जानते हैं जहाँ जान बचाने और आपको अमर रखने के लिए वो लोग इतना कर सकते हैं, वही हम तीनों का उम्र भर आपके साथ रहने का कोई ना कोई उपाय ज़रूर होगा और वो हम ढूंढ कर रहेंगे। हमने भी 7 जन्म तक साथ निभाने का वादा किया था। वो 7 जन्म हम 700 जन्मों में बदल देंगे। अगली दोपहर 12 बजे से पहले वो तीनों पूरी तैयारियों के साथ उस मंदिर में पहुंची। उन तीनों को वहां देखकर उस औरत के चेहरे पर खुशी के भाव थे। वो औरत ने तेज आवाज में पूछा, हाँ हम तैयार हैं। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति तीनों एक स्वर में बोली। वो औरत आगे कुछ कहती उससे पहले सुभद्रा ने पूछा, हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, पूछो जो भी पूछना है। उस औरत ने कहा, कल आपने कहा था कि काली साधना से सब कुछ संभव है। जब तुम्हारी काली साधना हमारे जीवन के इतने लोगों की जान ले सकती है, उनके बाद हमारे स्वामी को बचा सकती है, उन्हें अमर कर सकती है, तो वहाँ ऐसा कोई उपाय ज़रूर होगा जिसमें हम तीनों मरने के बाद भी हमेशा उनके साथ रह सकें। सुभद्रा ने एक सांस में अपने मन में उठ रही सभी बातों को उसके सामने रखा। हमने कहा ना, सब संभव है, मतलब सब कुछ संभव है। उसकी बात सुनकर उन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट के भाव थे। सुभद्रा ने आगे कहा, हम सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। जब हम अपनी जान दे सकती हैं तो तुम बोलो आगे क्या करना होगा जिससे हमारा और हमारे स्वामी का साथ जन्मों जन्मों तक बना रहे। सब कुछ संभव तो है रानी सा, लेकिन कीमत काफ़ी बड़ी होती है। उस औरत ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, तुम तीनों तो मर जाओगी और देखा जाए तो तुम्हारा स्वामी भी अधमरा हो चुका है। सिर्फ चंद्रवंशी का रक्त ही है जो उसे बचा सकता है। तुम तीनों प्रताप सिंह से शादी के बाद उनसे जन्मों जन्मों के लिए बंध गई हो। इसी तरह हम तुम तीनों के रक्त के साथ प्रताप सिंह का रक्त बंधन कर देंगे। हमने कहा ना, हर चीज़ की कीमत होती है। तुम लोग तब तक के साथ रह पाओगे जब तक तुम्हारे परिवार के हर एक पीढ़ी के नवविवाहित पति पत्नी का खून रक्त बंधन से जुड़कर कालखोर को अर्पित किया जाएगा। तुम तीनों चंद्रवंशी हो और वो इस वंश के। अगर तुम लोगों को हमेशा साथ रहना है तो चंद्रवंशी बहू और इस वंश के वंशज का रक्त बंधन करके उनका रास्ता रक्त कालखोर को चढ़ाना होगा। उस औरत ने उन्हें सब कुछ समझा दिया था। वो जो करने को कह रही थी वो आसान नहीं था। सब कुछ जानने समझने के बाद सुनैना ने पूछा, और कभी हमें चंद्रवंशी रक्त नहीं मिला तो? तुम तीनों जो मांग रही हो वो कुछ कम कीमती नहीं है। रक्त संचलन कर रखा जा सकता है जिससे भविष्य में दिक्कत नहीं हो, और आप एक खास दिन पर उसे कालखोर को अर्पित कर सकती हैं। हमने सब कुछ समझा दिया है, अब जल्दी बताओ तुम्हें मंजूर है या नहीं? उस औरत ने कहा, हमें मंजूर है। सुभद्रा ने बिना सोचे समझे तुरंत जवाब दिया, जब हमारे वंशजों को इस रोग से मुक्ति दिलाने के लिए, उनकी जान बचाने के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकती हैं, तो क्या वो हमारे लिए ये सब नहीं कर सकते? चंद्रवंशी को ढूंढना कोई मुश्किल काम नहीं है। आप बस आगे की साधना को शुरू कीजिए। उधर उन तीनों की आहुति के साथ ही प्रताप सिंह के नाक से रक्त बहना बंद हो चुका था। कालखोर की मूर्ति के आगे उन तीनों की राख पड़ी थी और वहां महल में प्रताप सिंह उन तीनों के लौटने का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही दिनों में प्रताप सिंह पूरी तरह स्वस्थ हो गए, लेकिन वो तीनों अब तक वापस नहीं लौटी थी। उन्हें गए हुए 15 दिन हो गए थे। प्रताप सिंह पूरी तरह ठीक तो हो गए थे, लेकिन तीनों रानियों के जाने के बाद वो और भी ज्यादा उदास और दुखी रहने लगे। अब तो आपको पता चल गया कि चंद्रवंशियों की बलि क्यों दी जाती है और शादी के बाद ही चंद्रवंशी बहू की बलि क्यों दी जाने लगी। अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो क्लियर कर देती हूँ। प्रताप सिंह की जान बचाने के लिए चंद्रवंशी रक्त की जरूरत पड़ती है और उन तीनों रानियों की
प्रताप सिंह के साथ रहने के लिए उनके वंशज और चंद्रवंशी बहू के रक्त बंधन से मिला हुआ रक्त कालखोर को चढ़ाया जाता है ताकि वो तीनों उनके साथ हमेशा रह सके। कुछ दिन बाद दिन का तीसरा पहर बीत रहा था, तभी तीनों रानियों के शरीर की राख एक मूर्ति के रूप लेने लगी। वो मूर्तियां हूबहू उन तीनों जैसी थी। उनकी राख के पास आराधना कर रही उस औरत ने आंखें खोली जिसने उन तीनों रानियों की बलि दी थी। मैंने कहा था ना कि काली साधना से सब कुछ किया जा सकता है, और ये तीनों फिर से जीवित हो रही हैं। इन तीनों के प्राण लौट रहे हैं। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। उसकी आवाज़ सुनकर उसके कबीले के लोग जल्दी से उसके पास आए। वो सब कालखोर की मूर्ति के आगे हाथ जोड़कर खड़े थे। तीनों रानियों की मूर्ति ने पूर्ण रूप लिया। देखते ही देखते तीनों मूर्तियां सजीव हो उठी। सुभद्रा, सुनैना और सुकृति ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और कालखोर मूर्ति के आगे अपना शीश नवाया। उसके बाद उन तीनों ने उस औरत की तरफ देखा। उनकी तरफ देखते ही उस औरत ने कहा, मैंने कहा था ना, तुम एक बार इनके आगे झुककर तो देखो, फिर समस्त कायनात तुम्हारे कदमों में होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा था तुमने। ऐसा लग रहा है एक लंबी नींद के बाद आंख खुली हो। सुभद्रा ने कहा, तुम तीनों को पूरे 21 दिन का समय लगा है इस रूप में आने में। समझ लो नींद सच में काफ़ी लंबी थी। उस औरत ने जवाब दिया। उसके कहने पर सुभद्रा ने उसकी बात पर हामी भरी और फिर उस औरत की तरफ देखकर कहा, क्या अब हम अपने घर को वापस जा सकते हैं? हाँ, लौट सकती हो, लेकिन तुम तीनों ने बहुत कठिन राह चुनी है। ज़रूरी नहीं सब में बलिदान भावना हो जो तुम तीनों के अंदर है। भविष्य में तुम्हें बहुत से बलियाँ देनी होगी, चंद्रवंशियों की होगी। ये सब आसान नहीं रहने वाला। तो क्या हुआ, आप हैं ना हमारे साथ? सुभद्रा ने हंसते हुए मुस्कुराहट के साथ उस औरत की तरफ देखा। आपको देखकर लगता नहीं कि आप इतने सालों से जिंदा हैं। उसकी बात सुनकर वो औरत मुस्कुराई। सुभद्रा उसका वो रूप देख पा रही थी जो वहाँ मौजूद इनमें से कोई नहीं दिखाई दे रहा था। वो औरत वास्तव में खटियों का ढांचा लग रही थी। तुम वो देख पा रही हो जो कोई नहीं देख सकता। लगता है तुम काफ़ी खास हो सुभद्रा। वो चलकर उनके पास आई। अगर हमारे रास्ते कदम पर चलो तो तुम बहुत आगे तक जा सकती हो। वो सिद्धियाँ हासिल कर सकती हो जो हमारे पास हैं। हम आपके जितनी सिद्धियाँ हासिल भी नहीं करना चाहते। हम बस अपने स्वामी तक सीमित रहना चाहते हैं। उनके आसपास आए हर खतरों से उन्हें सुरक्षित रखना चाहते हैं, उन्हें अमर रखना चाहते हैं। इसके लिए हम हर उस सिद्धि को करेंगे जो हमें शक्तिशाली बनाए। सुभद्रा की बात सुनकर और अपने कुछ पल सोचा और फिर कहा, ओह, तो तुम अपनी सीमाओं को प्रताप सिंह और उसकी महल तक ही सीमित रखना चाहती हो? हाँ, हमें वो सिद्धियाँ चाहिए जहाँ हम महल के बाहर कदम भी ना रखें और वहीं से बैठे बैठे सब कर सकें। सुभद्रा ने कहा, फिर यही होगा, उस औरत ने जवाब दिया। प्रतापगढ़ के महल में उर्मिला के कमरे में मौजूद नंदिनी और अर्जुन को उर्मिला सारी कहानी बता रही थी। पूरी कहानी सुनने के बाद उन दोनों के चेहरे काफ़ी हैरान थे। किसी काम से बाहर आई रावी ने गलती से उनकी सारी बातें सुन ली। रावी तेज कदमों से चलती हुई अपने कमरे में आई। उसने कमरे का दरवाज़ा बंद किया। उसके चेहरे पर गहरे डर के भाव थे और वो तेज़ी से सांसें ले रही थी। खुद को सामान्य करने के लिए रावी ने जल्दी से वहाँ रखा पानी पिया। ये सब कैसे हो सकता है? वो बड़े दादा साहब जो हमारे घर अर्जुन जी का रिश्ता लेकर आए थे, वो इंसान नहीं है। मूर्तियाँ पूजे में रखी हुई मूर्तियाँ भी कोई आम मूर्तियाँ नहीं हैं। वो तीनों रानियाँ थी जिन्होंने अपना बलिदान दिया, वो आज भी जिंदा हैं। चाचा चाची वो सही कह रहे थे, तभी उनकी जान चली गई। मुझे नहीं लगता पारस भैया भी अभी जिंदा होंगे। रावी रोते हुए खुद से बातें कर रही थी। नंदिनी को प्रताप सिंह के हवाले करने के ख्याल से उसके अंदर एक झुरझुरी सी पैदा हुई और उसके कदम वहीं रुक गए। उसकी आंखों में आंसू थे। अपने आंसू पोंछे फिर खुद से कहा, नहीं, हम स्वार्थी नहीं हो सकते। हम अपने फ़ायदे के लिए किसी और की जान कैसे ले सकते हैं? परंतु हमारे पास कोई और रास्ता भी नहीं है। बड़े दादा साहब तक कैसे पहुँचे और उन्हें कैसे सब बताएं? हमारे फ्यूचर के लिए हमें ये करना ही होगा। जानते हैं गलत है, पर कोई और रास्ता भी तो नहीं है। पहले तो रावी का मन नहीं माना, लेकिन अपने भविष्य के बारे में सोचकर उसने प्रताप सिंह को नंदिनी तक पहुँचाने का फैसला लिया। वो प्रताप सिंह से बात करने के लिए डरते डरते अपने कदम महल की ऊपरी मंजिल पर बढ़ाने लगी। इधर सारे हेजल, पार्थ, नंदिनी, गौरव, अर्जुन और उन्नति सब लोग आपस में अपने अपने साथ हुए एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। अगर तुम राजकुमारी नंदिनी के राजघराने से हो तो मैं भी वहीं से हूँ। इसका मतलब हम दोनों का भी कोई ना कोई रिलेशन ज़रूर होगा, पार्थ ने कहा। हाँ, हो सकता है। मॉम डैड ने कभी मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, तो तुम मेरे कज़न हो सकते हो या कुछ और। नंदिनी की आवाज़ अंदाज़ा लगाते हुए बोला। वो दोनों आपस में ही बातें कर रहे थे। उनके बीच में बोलते हुए हेजल ने कहा, अब तक तो बहुत बार खोए हुए लोगों को मिलते हुए सुना था, आज पहली बार देख भी लिया। अगर तुम दोनों की बातें और आपसी मेल मिलाप खत्म हो गया हो तो आगे बात करें कि क्या करना है। उर्मिला आंटी और राजकुमार नंदिनी ये दोनों ही चाहते हैं कि मैं अर्जुन से दूर रहूं।
गलती से भी प्रताप सिंह को पता ना चले कि मैं कौन हूँ, नंदिनी ने उदास स्वर में कहा। उसकी बात सुनकर अर्जुन ने कुछ देर सोचा और फिर कहा, देखा जाए तो रास्ता निकालने की जरूरत ही नहीं है। पूरी प्रॉब्लम की जड़ चंद्रवंशी ही है। यहाँ पर चंद्रवंशी लड़की की बलि दी जाती है और नंदिनी के अलावा कोई और चंद्रवंशी लड़की मौजूद नहीं है। अगर वो महल और हम सबसे दूर चली जाए तो शायद ये खतरा टल सके। भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मैं उनकी बात से पूरी तरह से एग्री करती हूँ। उन्नति ने अर्जुन की बात पर सहमति जताई। ठीक है, फिर वोट कर लेते हैं, मेजॉरिटी विंस। हमें से कौन कौन चाहता है कि नंदिनी यहाँ से चली जाए ताकि ये मुसीबत टल सके, वो मेरी तरफ आ जाए। अर्जुन ने सुझाव देते हुए वोटिंग भी शुरू कर दी थी। उसका साथ देते हुए उन्नति के बाद हेजल भी उसी की तरफ आ गई। पार्थ नंदिनी के पास खड़ा था जबकि गौरव अभी भी असमंजस की स्थिति में था। अर्जुन ने गौरव की तरफ देखकर कहा, कम ऑन, अब आप भी जाओ इस तरफ। हम दोनों तो पहले से दोस्त हैं और बहुत सी मुसीबतों का साथ में सामना किया है, लेकिन क्या गारंटी है कि नंदिनी के यहाँ से जाने के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। नंदिनी के पहले भी यहाँ बहुत से चंद्रवंशी लड़कियों की बलि दी जा चुकी हैं, गौरव ने जवाब दिया। गारंटी ये है कि इसके बाद ये सिलसिला यहीं रुक जाएगा। ये दोनों ऊपर उस रूम में गए थे। उन्होंने खुद अपनी आंखों से वहां रखी घड़ी में बहुत कम खून देखा था। इसका मतलब उनके पास बलि देने के लिए पर्याप्त रक्त नहीं है। जब बलि देने के लिए खून ही नहीं रहेगा तो वो चारों अपने आप खत्म हो जाएंगे और साथ ही ये मुसीबत भी। अर्जुन ने सारी बातचीत का निष्कर्ष निकाला। मुझे सिर्फ इस सिलसिले को ही यहीं रोकना नहीं है, बल्कि राजकुमार नंदिनी और महेंद्र प्रताप सिंह जी की आत्मा को भी आज़ाद करवाना है। कोई मेरा साथ दे या ना दे, राजकुमार नंदिनी और उनके पति मेरे साथ हैं, नंदिनी ने कहा। उसके बाद सुनकर पार्थ उसकी तरफ आ गया। उसने कहा, मैं भी नंदिनी के साथ हूँ, यही चाहता हूँ कि उनकी आत्मा को आज़ादी मिले। हम उनके वंश से संबंध रखते हैं, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके मुक्ति के द्वार खोलें। एक छोटे से सेल्फिश रीज़न की वजह से हम इनसे पीछे नहीं हट सकते। गौरव ने पार्थ की बात पर हामी भरी और वो भी उनकी तरफ आ गया। उसने अर्जुन से कहा, देखो मैं जानता हूँ कि तुम नंदिनी और घरवालों को किसी खतरे में नहीं डालना चाहते, साथ ही तुम्हें रावी की भी फिक्र है। हम तुम्हें रावी से शादी करने के लिए नहीं रोक रहे, पर तुम्हें हमारा साथ देना होगा। जब ठीक हो जाएगा तब तुम और रावी खुशी खुशी शादी कर लेना। अर्जुन ने कुछ बोलने से पहले उन्नति और हेजल की तरफ देखा। वो उनसे कुछ पूछ पाता उससे पहले वो दोनों नंदिनी के पास जाकर खड़ी हो गई। अब अर्जुन अकेला था। ठीक है, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ, पर साथ ही मेरी एक शर्त है, अर्जुन ने उसका साथ देने से पहले कहा। बताओ, नंदिनी ने पूछा। अब तो राजकुमार नंदिनी ने भी बोल दिया है कि हम दोनों को साथ नहीं रहना चाहिए। अगर तुम दादा साहब के सामने गई या मेरे साथ रही तो उन्हें फील हो जाएगा कि तुम चंद्रवंशी हो। ये मैंने पहले भी फील किया है, तब मुझे काफ़ी अजीब लगा था। याद है उस रात जब हम दोनों साथ में थे और मैंने तुम्हें हक किया हुआ था, तब हम दोनों को ही किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी थी। ये बिल्कुल वैसी ही थी जैसे कल रात को आ रही थी। तुमने नीचे देखा तो तुम्हें बहुत सारी औरतें दिखाई दी थी। जब भी हम दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। तो इस मिशन पर काम करते हुए हम एक दूसरे से दूर रहेंगे और 2 टीमें बनाएंगे। अर्जुन ने अपनी शर्त बता दी थी और साथ ही ऐसा करने का कारण भी। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। बाकी लोगों को भी ऐसा करने में कोई दिक्कत नहीं थी। सब एक साथ मिलकर काम कर रहे थे। सब ने अपना हाथ आगे किया और एक टीम के रूप में साथ देने का वादा किया। गौरव आगे कुछ कहता उससे पहले नंदिनी बीच में बोली, देखा जाए तो हमारी टीम अधूरी है, अभी तक इसके 2 मेंबर आना बाकी हैं। उसकी बात सुनकर सब कोई उसकी तरफ हैरानी से देखने लगा। नंदिनी ने उनकी नज़रों को भांपते हुए कहा, मैं राजकुमारी नंदिनी और महेंद्र प्रताप सिंह जी के बारे में बात कर रही हूँ। उन्हें भी यहाँ होना चाहिए। क्या वो हमारा साथ देने के लिए यहाँ पर आएंगे? अगर ऐसा होगा तो हमें और हेल्प मिलेगी, अर्जुन ने कहा। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और अपने हाथ में पहने कड़े को पकड़कर राजकुमार नंदिनी को वहां बुलाने की कोशिश करने लगी। अगले ही क्षण राजकुमार नंदिनी महेंद्र प्रताप सिंह के साथ वहां थी। वो महेंद्र प्रताप सिंह को तो नहीं देख पा रही थी, लेकिन राजकुमार नंदिनी को महसूस कर सकती थी। उनके वहां आते ही नंदिनी ने सबसे पहले कहा, वो यहाँ आ चुकी हैं और हम सब मिलकर टीम के रूप में काम करेंगे। राजकुमारी नंदिनी और महेंद्र प्रताप सिंह के वहाँ आने के बाद वो सब लोग आगे की प्लानिंग करने लगे। ऊपर अपने कक्ष में महेंद्र प्रताप सिंह, सुभद्रा, सुनैना और सुकृति के साथ मौजूद थे। उन चारों के चेहरे पर गहरी चिंता के भाव थे। वो चारों अपने कमरे में खड़े इस विषय में बातें कर रहे थे। तभी किसी ने कमरे का दरवाज़ा खटखटाया। चारों ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। हम हैं बड़े दादा साहब, हमें आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बाहर से रावे की कांपती हुई आवाज़ आई। वो काफ़ी हिम्मत करके ऊपर आई थी। उसके चेहरे पर भी डर साफ नजर आ रहा था। सच जानने के बाद प्रताप सिंह का सामना करना उसके लिए काफ़ी मुश्किल था। प्रताप सिंह ने उसे अंदर बुलाने के लिए एक नज़र अपने तीनों रानियों की तरफ देखा। सुभद्रा ने पलकें झपकाकर उसे अंदर बुलाने की अनुमति दी। आ जाओ, हम यहीं पर हैं, प्रताप सिंह ने कड़क आवाज़ में जवाब दिया। रावी धीमे कदमों से चलती हुई अंदर आ रही थी। जैसे सुनैना अंदर कदम रखा, सुभद्रा, सुनैना और सुकृति मूर्ति में बदल गई।
प्रताप सिंह और उनकी तीनों पत्नियों से निपटने की प्लानिंग करने के बाद नंदिनी अपने कमरे में आई ही थी कि उसे बाहर से किसी के जोर जोर से दरवाज़ा पीटने की आवाज़ आई। उसने कमरे की लाइट ऑन की और दरवाज़ा खोलने जाने लगी। आ रही हूँ। ऐसे क्या मेरे पंख लगे हुए हैं जो उड़कर आ जाऊंगी? 2 मिनट का भी वेट नहीं कर सकते क्या? नंदिनी बड़बड़ाते हुए दरवाजे के पास आई। उसने दरवाज़ा खोला तो सामने रावी खड़ी थी। उसकी हालत ठीक नहीं थी। रावी के माथे से खून लगा था। उसके कपड़े और बाल भी अस्त व्यस्त थे। नंदिनी को देखते ही वो छट से इसके गले लग गई और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। प्लीज़ हमें बचा लीजिए। हमें आज रात के लिए अपने कमरे में रुकने दीजिए, वरना वो हमें मार देंगे। प्लीज़ हमें बचा लीजिए, रावी रोते हुए बोल रही थी। नंदिनी उसे सहलाते हुए बोली, क्या हुआ तुम्हें और तुम्हारी ऐसी हालत किसने की? मुझे बताओ, तुम्हें कौन मारना चाहता है? रावी की ये हालत देखकर नंदिनी को बहुत हैरानी हुई। रावी रोते हुए उससे अलग हुई और कहा, हम तुम्हें नहीं बता सकते, वरना वो हमारी जान ले लेंगे। तुम यहाँ मेरे कमरे में बैठो, मैं अर्जुन को बुला कर लाती हूँ। शायद तुम उससे सब शेयर कर पाओ। नंदिनी उसे अपने कमरे में लाई और जैसे तैसे बेड पर बिठाया। वो उसे वहाँ छोड़कर अर्जुन को बुलाने के लिए जाने लगी। उसे वहाँ से अर्जुन के पास जाता देख रावी ने सोचा, अर्जुन जी यहाँ आ गए तो हमारा सारा प्लान उल्टा पड़ जाएगा। हमें इसे रोकना होगा। रावी जल्दी से उठी और उसका हाथ पकड़कर वहीं रोक लिया। प्लीज़ हमारे लिए रुको। तुम्हारा कमरा सबसे पास था, इसीलिए हम मदद के लिए तुम्हारे पास आ गए। लेकिन लगता है तुम हमारी हेल्प नहीं करना चाहती। हमें जैसे तैसे करके हमारे कमरे तक छोड़ दो, लेकिन ईश्वर के लिए हमें इस कमरे में अकेला छोड़कर कहीं मत जाओ। वो यहाँ आ जाएंगे और हमारी जान ले लेंगे, जैसे उसने हमारे चाचा की जान ली। वो हमें मार देगा। अच्छा ठीक है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, पर मुझे बताओ तो सही कि तुम्हारी जान लेना कौन चाहता है? उसके गिड़गिड़ाने पर नंदिनी वहीं रुक गई और उससे फिर से कुछ पूछने की कोशिश करने लगी। हम तुम्हें सब कुछ बताकर तुम्हारी जान खतरे में नहीं डालना चाहते नंदिनी। नंदिनी के बार बार पूछने पर रावी ने रोते हुए कहा, हम तुम्हें सब सच बता देंगे, फिर भी क्या हो जाएगा? तुम हमें उनसे बचा नहीं पाओगी। रावी अपनी बातों के जाल के जरिए नंदिनी को फंसाने की कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं वो उसकी बातों में आ भी रही थी। मुझे किसी से कोई डर नहीं लगता है। मुझे अभी बताओ कि तुम्हारे साथ ये किसने किया है? मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। अरे ऐसे कैसे महल छोड़कर चली जाओगी तुम चलो मेरे साथ। नंदिनी ने रावी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर ले जाने लगी। हम पर बड़े दादासा ने हमला किया था। हम उनसे बात करने के लिए महल की ऊपरी मंजिल पर गए थे, जहाँ उन्होंने हमारी ये हालत कर दी। प्रताप सिंह और ऊपरी मंजिल में जाने की बात सुनकर नंदिनी के कदम वहीं रुक गए। राजकुमारी नंदिनी सहित सभी लोगों ने उसे प्रताप सिंह के सामने आने से मना किया था। उसका भी प्लान वही था कि नंदिनी जो भी करेगी ये उसके पीठ पीछे ही करेगी। नंदिनी के वहीं रुकते हुए रावी ने कहा, हमने कहा था ना, उनका सामना करने की किसी की हिम्मत नहीं है। वो इस घर के हेड ऑफ फैमिली हैं। मुझे तुम पर पूरा यकीन है रावी। नंदिनी ने उसके चेहरे पर हाथ रखकर कहा, तो क्या तुम हमारे साथ वहाँ चलोगी? क्या तुम हमारा साथ दोगी? क्या तुम उनसे हमारे लिए बात करोगी कि वो हमें यहाँ से ना निकाले, अर्जुन जी से शादी करने दें? रावी ने पूछा। नंदिनी ने उसकी बात पर कोई जवाब नहीं दिया। वो असमंजस्य की स्थिति में वहाँ खड़ी रही। महल की ऊपरी मंजिल में प्रताप सिंह, सुनैना, सुभद्रा और सिकृति के साथ रावी के आने का इंतजार कर रहे थे। उन्होंने रावी को रात के 2 बजे तक का टाइम दिया था, लेकिन अब 15 मिनट ऊपर निकल चुके थे, लेकिन रावी अभी तक ऊपर नहीं पहुंची थी। उस लड़की रावी ने कहा था कि उर्मिला उस चंद्रवंशी लड़की को सारी कहानी बता रही थी। इसका मतलब उर्मिला ने हमारे साथ विश्वासघात किया, परंतु हम चाहकर भी उन्हें चोट नहीं पहुंचा सकते। वो हमारे खानदान से जो ठहरी, सुनैना ने कहा। इधर नंदिनी ने रावी से कहा, मैं तुम्हारे लिए बड़े दादासा से बात करने के लिए तैयार हूँ। एक बार फिर सोचो, यह आसान नहीं होने वाला। तुम्हें उन्हें मेरी और अर्जुन की शादी के लिए समझाना होगा। रावी उसकी तरफ मुड़कर बोली। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी। सब कुछ जानते बूझते हुए भी वो रावी के साथ प्रताप सिंह से मिलने के लिए ऊपर के फ्लोर पर जा रही थी। सुभद्रा उठकर दरवाजे के पास आई और मुस्कुराहट के साथ बोली, ये वही है, हम इसे महसूस कर सकते हैं। हमने कहा ना, वो उसे ले आएगी। उसने अपना वादा निभाया। वो चंद्रवंशी को यहाँ लेकर आ रही है। सुभद्रा की बात सुनकर उन सबके चेहरे पर चमक आ गई। वो सब उठकर बाहर जाने लगे। अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। किसी ने रावी को महल की ऊपरी मंजिल की तरफ धकेला। तो वही नंदिनी को समझ में नहीं आया कि एक ही पल में उसके साथ क्या हो गया। वो रावी के साथ प्रताप सिंह से मिलने के लिए महल की ऊपरी मंजिल पर जा रही थी, लेकिन अब उसका शरीर हवा में था और वो अगले ही पल किसी अनजान जगह पर मौजूद थी। वहां पहुंचने के बाद नंदिनी के शरीर को एक झटका लगा। वो नीचे आ गिरी। नंदिनी नीचे गिरी, दर्द से करहा रही थी। कौन है? उसने जैसे तैसे करके वहाँ कहा, हम हैं छोटी राजकुमारी। ये राजकुमारी नंदिनी की आवाज़ थी। उनकी आवाज़ सख्त थी और साफ पता चल रहा था कि वो काफ़ी गुस्से में हैं। क्या हम जान सकते हैं कि हम सबके मना करने के बावजूद आप महल की ऊपरी मंजिल में क्या करने जा रही थी? हमने बताया था ना आपको, वहाँ पर आपके लिए कितना खतरा हो सकता है। उनकी डांट फटकार सुनकर नंदिनी की आंखों में आंसू थे।
उसने भारी आवाज़ में कहा, आज तक इतने ज़ोर से तो मुझे मॉम डैड ने भी नहीं डांटा जितना आप डांट रही हैं। मैं तो बस रावी की मदद करने जा रही थी। मुझे आपसे बात करनी है माँ। अर्जुन ने उर्मिला के पास आकर जानबूझकर तेज स्वर में कहा ताकि सबको उसकी बात सुनाई दे। मैं बस आपसे ये पूछने आया था कि शादी में हल्दी के बाद में कौन सी रस्म की जाती है। अर्जुन के पूछने पर साक्षी ने जवाब देते हुए कहा, देवर जी, शादी में हल्दी के बाद मेहंदी की रस्म की जाती है। आपने ठीक से घर की कोई शादी अटेंड की होती तो आपका पता भी होता। तो डन रहा भाभी, आपके नाश्ता वगैरह करने के बाद मेहंदी की तैयारी कर लेना। मैं चाहता हूँ कि शाम से पहले मेरी और रावी की शादी की बची हुई रस्म भी पूरी हो जाए ताकि शाम को आराम से हम शादी कर सकें, अर्जुन ने कहा। नंदिनी भी अपने दोस्तों के साथ वहीं पर थी। बाकी लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे अर्जुन प्लान के हिसाब से घर वालों का ध्यान भटकाने के लिए ये सब कर रहा है, जबकि नंदिनी के मन में कुछ और ही चल रहा था। रावी बेवजह घबरा रही थी। तुम चाहते क्या हो अर्जुन? जब हमने कह दिया कि तुम्हारी शादी रावी से नहीं हो सकती तो फिर क्यों जिद पर अड़े हो? रविंद्र सिंह गुस्से में अर्जुन पर चिल्लाए। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी पापा। मुझे जो करना होगा मैं वो करूँगा और आप मुझे रोक नहीं सकते। मैं आवाज़ में जवाब दिया, अगर तुमने हमारे खिलाफ जाकर उस लड़की से शादी की तो फिर इस परिवार को भूल जाना। उस लड़की के साथ साथ तुम्हारे लिए भी इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे, रविंद्र प्रताप ने कहा। अर्जुन, तुमने अपना काम काफ़ी अच्छे से किया, अब हमारी बारी है, पार्थ ने कहा। उसकी बात पर सहमति जताते हुए गौरव बोला, हाँ सच में कहना पड़ेगा, काफ़ी अच्छी एक्टिंग थी। नंदिनी ने कुछ नहीं कहा, वो अर्जुन के चेहरे की तरफ देख रही थी। अर्जुन ने कुछ भी बोलने से पहले नंदिनी की तरफ देखा और फिर धीमी आवाज़ में कहा, मैं वहाँ कोई एक्टिंग नहीं कर रहा था, मैं सच में आज रावी से शादी करने वाला हूँ। हाँ, इसी बहाने तुम लोगों का काम हो जाएगा। बड़े दादा साहब और वो तीनों मूर्तियाँ यहाँ पर होगी तो पीछे से गौरव, पार्थ और तुम दोनों उस जगह पर जा सकते हो। तो वहीं नंदिनी, तुम राजकुमारी नंदिनी के साथ उस कमरे में। उसकी बात सुनकर गौरव ने गुस्से में कहा, पागल हो गए हो? तुम रावी से शादी क्यों कर रहे हो? ये सबको पता है तुम नंदिनी से प्यार करते हो। नंदिनी ने मुझे पाने का मौका खो दिया है। मैं पूरे दिन शादी की रस्मों में बिजी रहने वाला हूँ, सो डोंट वरी, मेरे साथ सारे घर वालों को भी बिजी रखूँगा। पीछे से तुम लोगों को जो भी करना है तुम कर सकते हो। अर्जुन ने तुरंत बात को बदल दिया ताकि नंदिनी को बुरा ना लगे। अर्जुन भी वहाँ से रावी से मिलने के लिए जा चुका था। अर्जुन ने तय समय पर रावी से शादी करने की जिद पकड़ रखी थी। प्रताप सिंह के शादी के खिलाफ होने की वजह से अर्जुन के पिता रविंद्र सिंह भी इस शादी में खासा खुश नहीं थे। उनकी शादी में कोई विघ्न ना हो, अर्जुन को महल में होने वाली अनहोनी से बचाने के लिए उर्मिला प्रताप सिंह से बात करने उनके कमरे में आई हुई थी। वो उन्हें रावी और अर्जुन की शादी के लिए मना रही थी। प्रताप सिंह ने हमेशा की तरह उर्मिला पर अर्जुन की शादी चंद्रवंशी से कराने का दबाव डाला। वो लोग बातचीत कर रहे थे, तभी सुभद्रा, सुनैना और सुकृति आई। उर्मिला, तुम तो हमारी ही वंशज हो, तुम्हें तो हमारा साथ देना चाहिए। हमने हमेशा तुम्हारे ऊपर अपना हाथ रखा है, तुम ही हमसे चीज़ें छुपाने लगी तो बाकियों से क्या उम्मीद लगाएं? सुनैना बोली, जो झूठ बोलता है या धोखा देता है उसकी सज़ा एक ही होती है और वो है मौत। इस बार उन्होंने हमसे इतनी बड़ी बात छुपाई है तो क्या पता इससे पहले भी बहुत कुछ छुपाया होगा। सुनैना के बाद सुकृति ने कहा, वो सब प्रताप सिंह के साथ थी, वो तीनों उर्मिला के झूठ पर उसे सज़ा देना चाहती थी। तभी सुभद्रा उर्मिला के पास आई। उसने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर नरम आवाज़ में कहा, हमें हमेशा से तुमसे एक अलग ही लगाव है, उसका कारण भी तुम अच्छे से जानती हो। तुम हूबहू हमारी माँ की तरह दिखती हो और तुम्हें नाम भी उन्हीं का मिला है। जब भी तुम्हें देखते हैं उनकी याद आ जाती है, ऐसे में उनसे दूर होने का एहसास भी नहीं होता। आप हमारे लगाव का गलत फ़ायदा मत उठाइए। उर्मिला वहाँ खड़ी चुपचाप उनकी बातें सुन रही थी। हम भी उर्मिला का बुरा नहीं चाहते, बस इन्हें इतना समझा रहे हैं कि अर्जुन को उस लड़की से शादी करने में रोको। बाकी चंद्रवंशी को हम खुद ढूंढ लेंगे, हमारा यकीन कीजिए। हमने कभी आपसे कुछ नहीं छुपाया, परंतु इस बार बात हमारे बेटे की है। हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, उन्हें बख्श दीजिए। उनसे रोते हुए प्रताप सिंह के आगे हाथ जोड़े। हम भी मजबूर हैं, तुम्हें समझना होगा उर्मिला, सुकृति ने कहा। अगर कार्तिक ने खुद के लिए लड़की का चुनाव नहीं किया होता तो उससे शादी तय नहीं की होती तो हम अर्जुन के बारे में सोचते तक नहीं। अब हमारे सामने अर्जुन के अलावा कोई और विकल्प नहीं है, प्रताप सिंह ने कहा। अगर हम अर्जुन के बजाय कार्तिक की शादी चंद्रवंशी से करवा दें तो? अचानक उर्मिला ने कहा। उसकी बात सुनकर वो चारों हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। प्रताप सिंह ने उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, तुम अच्छे से जानती हो कार्तिक ने अपने लिए पहले ही लड़की चुन ली थी। जब अर्जुन ही शादी के लिए नहीं मान रहा तो फिर कार्तिक कैसे मानेगा? वो सब हम पर छोड़ दीजिए। उर्मिला ने उनकी बात पर हामी भरी। अर्जुन की भलाई के लिए उसने कार्तिक, यहाँ तक कि नंदिनी को भी दांव पर लगा दिया था। उनके बीच सारी बातें होती थी कि उन्हें नीचे से कुछ शोर सुनाई दिया। ये नीचे कैसा शोर हो रहा है?
कहीं फिर से किसी ने कुछ कर तो नहीं दिया? सुकृति ने कहा। चलो देखते हैं, सुनैना बोली। वो सब ऊपरी मंजिल के झरोखे के पास आए, जहाँ से नीचे का दृश्य बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने देखा सब कुछ लोग मुख्य द्वार पर खड़े थे। ऊपर से कुछ साफ नजर तो नहीं आ रहा था, लेकिन कार्तिक किसी लड़की के साथ खड़ा था। उसने शादी का जोड़ा पहन रखा था और उन दोनों के गले में फूल माला थी। आगे कुछ समझने को बाकी नहीं रहा था। कार्तिक अपनी होने वाली पत्नी दिशा से पहले ही शादी करके महल आ गया था। कार्तिक को दिशा के साथ देखकर उर्मिला के चेहरे का रंग उठ गया। उसने एक नज़र प्रताप सिंह और उनकी तीनों रानियों की तरफ देखा। हमें आपसे पूरी हमदर्दी है उर्मिला, परंतु अब हम कुछ नहीं कर सकते, प्रताप सिंह ने कंधे उचका कर कहा। इधर अर्जुन ने शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। प्रताप सिंह वहाँ की तैयारियां देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने उर्मिला की तरफ गुस्से भरी निगाहों से देखा। वो फिर उसके पास जाकर बोले, रविंदर, उर्मिला, ये क्या तमाशा चल रहा है? हमने मना किया था ना इस लड़की से शादी के लिए, फिर भी अर्जुन उस लड़की से शादी कर रहा है। उर्मिला चुपचाप वहाँ खड़ी थी। उसने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। अर्जुन, तुम हमारे महल में उस लड़की से शादी नहीं कर सकते, उन्होंने तेज़ आवाज़ में कहा। अगर हमारी बात इतनी ही मानते हो तो अभी इसे शादी के लिए मना कर दो, प्रताप सिंह ने कहा। उसके लिए टाइम निकल गया, बड़े दादा साहब, अर्जुन कुछ सोचते हुए बोला। हाँ, याद आया, मैंने सुबह पूरी रस्मों के साथ शादी करने के लिए कहा था। परसों सुबह जब ऊपर पूजा हो रही थी तब तीनों मूर्तियां रखी हुई थी और आपने कहा था कि ये हमारे राजघराने की कुलवधू की मूर्तियां हैं। हर एक पवित्र कार्य में उन्हें रखा जाता है। मैं चाहता हूँ कि मेरी शादी की हर रस्म में उन तीनों मूर्तियों को रखा जाए। अर्जुन की बात सुनकर प्रताप सिंह सख्ते में आ गए। उनकी नज़र सामने के मंदिर की तरफ गई। उन्होंने अपने मन में कहा, पुराने वक्त में देवस्थान महल के बाहरी हिस्से में हुआ करता था, पर महल में हुए बदलावों के साथ इसे अंदर बना दिया गया। अगर सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियों को नीचे लाया गया तो यहाँ उनकी शक्तियाँ काम नहीं करेंगी और वो मात्र मूर्तियों के अलावा कुछ और नहीं होंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। जब तुम्हारी शादी से हम खुश ही नहीं हैं तो इस राजघराने की कुलवधुआं तो बिल्कुल नहीं होंगी। प्लान के हिसाब से सुभद्रा, सुनैना और सुकृति की मूर्तियों को नीचे लाया जाना था ताकि नंदिनी और राजकुमारी नंदिनी उस कमरे में जाकर वहाँ की छानबीन कर सके। उनमें से कोई कुछ बोल पाता उससे पहले साक्षी ने कहा, मेहंदी की रस्म शुरू करते हैं। उन्नति, जाकर रावी को लेकर आओ ताकि वो भी मेहंदी लगवा ले, साक्षी ने कहा। उन्नति ने उसकी बात पर हामी भरी और हेजल के साथ रावी को लेकर नीचे आई। रावी ने रस्म के लिए हरे रंग की साड़ी पहनी थी। प्रताप सिंह को वहां देखते ही रावी का चेहरा डर के मारे पीला पड़ गया। वो उसे इशारे से इस शादी के लिए मना करने के लिए कह रहे थे। रावी ने बिल्कुल धीमी आवाज़ में जवाब देते हुए कहा, सॉरी अर्जुन जी, हम ये शादी नहीं कर सकते। रावी का जवाब सुनकर सबको झटका लगा, खासकर अर्जुन को। वहीं प्रताप सिंह के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। रावी के एक इंकार ने उनके दो प्लान को बिगाड़ कर रख दिया था। अर्जुन के दोस्तों के साथ साथ उर्मिला भी रावी की ना सुनकर हैरान थी।